हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इसके हम रिवीजन करेंगे और मैं ट्राई करूंगा इसके जितने भी सारे टॉपिक हैं मैं इस चैप्टर के कवर कर दूं। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम एनर्जी रिलीज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन से जब एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो और आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर सकते हो। तो अगर आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जो डेल्टा जी है वो हो जाता है नेगेटिव, और इसके साथ जो सेल एसोसिएटेड है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी हो जाता है हमारा पॉजिटिव, और इसके साथ जो सेल है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जितने भी सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उन्हें हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी कहते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, Zn प्लस एंड कॉपर 2+ की जो आयंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 मोल पर लीटर और 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो उस सेल को हम बोलते हैं डेनियल सेल। अभी हम डेनियल सेल की बात करेंगे। दो डेनियल सेल में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में हम जिंक की रॉड लेते हैं, उसे जिंक सल्फेट में डालते हैं, और यहाँ पे कॉपर की रॉड लेते हैं, कॉपर सल्फेट में उसे डालते हैं, दोनों को वायर से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब याद रखना इसमें क्या होता है, जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है और बनाता है Zn2+। तो इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो Zn जो है वो Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। और यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर 2+ है वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कॉपर 2+ जो एक्वस सोल्यूशन में था वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बना देता है हमारा कॉपर। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन हाफ। और जहां पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उस रॉड को बोलते हैं हम एनोड। तो जिंक एनोड हो जाएगा, और कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसे बोलेंगे कैथोड। अगर हम चार्ज की बात करें तो जिंक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो इसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, और इसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर 2+ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैच कर रहा है। अगर हमें याद करना है तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, एल लोन से, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सबसे पहले इन सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है और सर्किट क्या करता है, कंप्लीट करता है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, Zn2+ का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि Zn2+ यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर 2+ है वो तो यहाँ पे चले जाता है रॉड पे, जो सल्फेट SO4 उसका भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। Zn2+ क्या करता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं उसको अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ, और जो सल्फेट है SO4 वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, और जो सेल है वो स्लो हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सेल जो है वो ठीक से काम करे, तो हम सॉल्ट ब्रिज में क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक सॉल्ट ब्रिज होता है इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं KCl KNO3। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड है, वो नीचे गिर सकते हैं ग्रेविटी से, तो हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं अगार अगार और जेलेटिन से। अगार अगार एंड जेलेटिन सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, पोरस होता है, और इसमें जो आयंस है वो इजीली मूव कर सकता है। अब क्या होगा, सपोज आपने KCl लिया हुआ है, इसमें KCl क्या करेगा, जो Zn2+ है उसके साथ जो Cl नेगेटिव है वो वहां पे मूव कर जाएगा, बनाएगा ZnCl2। सिमिलरली जो पोटेशियम है वो सल्फेट के साथ कंबाइन करके K2SO4, एज ए रिजल्ट Zn2+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, सल्फेट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाएगा। तो न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल मेंटेन करता है। सेल की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं, Zn2+ सॉलिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ एक्वस, ये ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। ये डबल जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सॉल्ट ब्रिज। कॉपर 2+ एक्वस टू कॉपर सॉलिड जो है ये रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा रिडक्शन हाफ। नेक्स्ट जो गैल्वेनिक सेल की वोल्टेज होती है वो होती है 1.1 वोल्ट। सपोज आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल और अपोजिट वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब आपने वोल्टेज अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आपका जो एक्सटर्नल वोल्टेज है 1.1 वोल्ट से कम है तो वो जो सेल के वोल्टेज है इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहेगा जिंक से कॉपर की तरफ। जब आपने 1.1 से वोल्ट से कम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो हो जाएगा, बट फ्लो विल बी देयर, कंटिन्यू रहेगा। बट अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट कर दिया अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, दोनों वोल्टेज अपने एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। एज ए रिजल्ट देयर वोंट बी एनी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर जाएगा। और अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉपर से
जिंक की तरफ मूव करेंगे और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि हमने नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। मेटल और आयन का पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। सपोज आपने एक मेटल लिया हुआ है, उसको सॉल्यूशन में डाला और ये मेटल क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन से क्या होगा? मेटल कन्वर्ट हो जाएगा Mn+ में, और इसके जो n इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आ जाएंगे रॉड पे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? मेटल चले जाएगा सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे रॉड में, और फिर क्या होगा? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये Mn क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। देयर इज ए इक्विलिब्रियम आ सकता है दोनों के बीच में, मेटल के रॉड में और आयंस के बीच में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इस मेटल पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द आयन, यहां पे नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो डिफरेंस ऑफ चार्ज होगा इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली जब रिडक्शन होता है तो क्या करेगा? जो सॉल्यूशन में है मेटल के आयन वो क्या करेंगे? n इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देंगे मेटल। तो यहां पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि हमारे पास सॉल्ट था तो सॉल्ट का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा उसकी वजह से नेगेटिव सॉल्यूशन बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस हो जाएगा उससे बोलते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज लिया है 1 यूनिटी होता है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और 1 मोल पर लीटर, और 1 मोलर आपने कंसंट्रेशन लिया है, तब हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दो डिफरेंट टर्म है। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन में यूज हो रहा है, रिडक्शन में यूज हो रहा है, तो इनको कंपेयर करना डिफिकल्ट है। तो आईयूपैक कन्वेंशन ने क्या कह दिया कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अब हम उसमें सिर्फ एक ही टर्म यूज करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे, और अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे उसका साइन, उसका नेगेटिव ऐड कर देंगे। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम यूनिफॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। सो ई नॉट ऑफ द सेल पोटेंशियल को ई नॉट ऑफ द सेल लिख सकते हैं, इट्स इक्वल टू द ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। ठीक है, इसे बोलते हैं ई ऑफ द सेल। अगर हम बात करें ईएमएफ क्या होता है? ये होता है द सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो अगर मैक्सिमम जो सेल पोटेंशियल है जब कोई करंट ड्रॉ नहीं होती है फ्रॉम द सेल, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सपोज आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोड है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था इलेक्ट्रोड में आपके पास सपोज एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड है और कोई भी हाफ है, उसमें हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आने से आप उसका पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोड का। सो दैट्स वाई हम उस इलेक्ट्रोड को एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं और इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, और इसका जो ई नॉट है इसे हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं 298 केल्विन। तो याद रखना ऐसे चीज जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल फाइंड करने में यूजफुल होता है। तो इसमें क्या लेते हैं? सबसे पहले हम हाइड्रोजन लेते हैं एट 1 बार प्रेशर, हाइड्रोजन इसमें डालते हैं, और नीचे हमारा क्या होता है? एसिड होता है 1 मोलर H+ एसिड इज प्रेजेंट, और इसमें क्या होती है? वायर होती है। तो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉइल। तो याद रखना अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये H+ क्या चल जाते हैं? एसिड में चल जाते हैं। और अगर ये कैथोड की तरह काम करता है तो 2 H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। सपोज आपके पास क्या है? जिंक का इलेक्ट्रोड है, आप चाहते हो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना। आप क्या करोगे? जैसे जिंक इलेक्ट्रोड को SHE के साथ कनेक्ट करोगे, आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है जिंक से SHE की तरफ। तो जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इसमें रिडक्शन कर रहा है। तो हमें हो जाएगा ई नॉट ऑफ द सेल पता है, हो जाता है कैथोड माइनस SHE हो जाएगा कैथोड, ये हो जाएगा हमारा जिंक वाला एनोड हो जाएगा। ठीक है, अब ई नॉट ऑफ द सेल आप वोल्ट मीटर से ई नॉट फाइंड कर सकते हो ऑफ द सेल, हो जाएगा 0.76। आपको रीडिंग मिला, आप लिख सकते हो SHE क्या हो जाएगा? SHE हमने पता है ये 0 हो जाएगा, तो इस इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ Zn 2 + 2 Zn। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक मिल जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट्स। सिमिलरली जैसे आपने कॉपर कनेक्ट किया SHE से, तो आपने देखा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो SHE से कॉपर की तरफ हो रहा है, मतलब SHE एनोड की तरफ काम करेगा और जो कॉपर है कैथोड की तरफ। ये हमारी रिएक्शन है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ई नॉट ऑफ द सेल हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड होता है कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ SHE। हमने वोल्ट मीटर से रीडिंग ले लिया, वो आ जाएगा 0.34। SHE हमारा हो जाएगा इक्वल टू 0,
तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर 2+2 कॉपर बिकम्स इक्वल टू 0.34 वोल्ट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अरेंज करते हैं एट 298 केल्विन। मैंने सिर्फ कुछ इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लोरीन का जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखना जितना ज्यादा वैल्यू होता है वो उतना ज्यादा क्या कर सकता है, इजीली रिडक्शन करता है। तो अगर आपको दो वैल्यू दी हुई है तो जिसका वैल्यू ज्यादा है वो हमेशा रिडक्शन करेगा और कैथोड काम करेगा, और जिसका वैल्यू कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। अगर इन वैल्यू में देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा वैल्यू है तो वो सबसे इजीली क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, और जो इजीली रिडक्शन कर सकता है वो दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज करता है। तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और अगर हम बात करें जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और अगर बात करें लिथियम की, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा माइनस में है तो ये ऑक्सीडेशन इजीली कर सकता है और इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर वैल्यू कम हो रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तब हम यूज करते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होता है। सपोज आपको इक्वेशन दिया AABB रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CC प्लस DD, तो E ऑफ द सेल हो जाता है इक्वल टू द E नॉट ऑफ द सेल, जो हमने स्टैंडर्ड E नॉट फाइंड करना ऑलरेडी सीखा हुआ है, कैथोड माइनस एनोड E नॉट ऑफ माइनस ऑफ RT बाई NF ln ऑफ QC। याद रखना QC क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही होता है, बट इक्विलिब्रियम आने से पहले जब कंसंट्रेशन हम फाइंड करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, उससे हम बना सकते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल। अब हम नेचुरल लॉग को लॉग की फॉर्म में ले आए, लॉग ऑफ 10, तो लिख देंगे माइनस ऑफ 2.303 RT बाई NF। R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, N होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, और F होता है हमारा फेरेडेज कांस्टेंट। फेरेडेज कांस्टेंट मतलब होता है कि हाउ मच इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑलमोस्ट होता है 96500 कूलम। लॉग ऑफ QC सिमिलरली जैसे हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखते हैं वैसे लिखेंगे C⁻C इंटू D⁻D डिवाइडेड बाई A⁻A B⁻B, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। सपोज मोस्ट ऑफ द आपके क्वेश्चन में क्या होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर R, फैराडे और 2.30 की सबकी वैल्यूज को मिला के हम एक वैल्यू बना सकते हैं। तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई n log ऑफ C⁻C D⁻D डिवाइडेड बाई A⁻A B⁻B। तो ये हमारा बन गया नर्स्ट इक्वेशन जब टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। अगर सपोज आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है और कॉपर क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल हमें कंसंट्रेशन दिया होगा माइनस ऑफ 0.0591, टेम्परेचर सपोज 298 केल्विन दिया हुआ है, n कितना होगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 2, लॉग ऑफ हम डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। और याद रखना जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है इनकी कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हो जाएगा Zn2+ डिवाइडेड बाय कॉपर 2+। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। सपोज हमें दिया हुआ E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 2.303 RT बाय NF log ऑफ QC। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो याद रखना E ऑफ द सेल हमारा क्या हो जाता है, सेल काम करना बंद कर जाता है, E ऑफ द सेल इक्वल टू 0, और ये जो QC होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वो इक्वल हो जाता है टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये 0 हो जाएगा, तो हम इसको इस तरफ ले आ जाएंगे, तो E नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू 2.303 RT NF इनटू log ऑफ KC। तो याद रखना E नॉट ऑफ KC का ये रिलेशनशिप है। और अगर हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G हो जाता है इक्वल्स टू माइनस ऑफ NF E नॉट ऑफ द सेल, ये आपको याद रखना है। और अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन फाइंड करना चाहते हो तो आप E नॉट में की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डेल्टा G नॉट हो जाएगा माइनस ऑफ NF, ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, NF आप कैंसिल कर दोगे, आपका हो जाएगा डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 RT log ऑफ KC। नेक्स्ट हम बात करें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें हमारे डिफरेंट टर्म्स हैं। रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A और इसका यूनिट होता है ओम। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस का उल्टा लेंगे तो हो जाता है हमारा कंडक्टेंस होता है, इसको हम लिखते हैं G से, सो G इज इक्वल टू 1/R और यूनिट हो जाता है पर ओम और सीमेंस, और ऐसे भी लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 1/ρ/A/L और G इज इक्वल टू कप्पा A/L। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी हो जाता है रेजिस्टेंस A/L, यूनिट हो जाता है ओम मीटर। अब याद रखना जब आपका एरिया 1 है, सपोज आपने 1 मीटर स्क्वायर लिया और लेंथ भी 1 यूनिट है, तो रेजिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कप्पा हो जाता है G/L/A और पर ओम पर मीटर इसका यूनिट है और सीमन पर मीटर। अगर आपने लेंथ और एरिया यूनिट लिया हुआ है
तो आपका कप्पा इसके इक्वल हो जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू द कंडक्टेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रेजिस्टेंस रो की जगह हम 1 बाई कप्पा एल बाई ए भी लिख सकते हैं। हमें कंडक्टिविटी फाइंड करनी है कप्पा विच इज इक्वल टू 1 बाई आर एल बाई ए। रेजिस्टेंस जो है हम यूज कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, हम फाइंड कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। याद रखना सबसे पहले दो प्रॉब्लम फेस की, अगर हम यूज करते हैं डीसी करंट, डीसी करंट क्या कर सकता है, आयंस को डिसोसिएट कर सकते हैं, कंपोजिशन चेंज कर देगा सॉल्यूशन की, और कंडक्टिविटी भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और सेकंड प्रॉब्लम, अगर आपने सॉल्यूशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, तो सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डीसी की जगह हमने एसी करंट यूज किया, और हमने यूज किया कंडक्टिविटी सेल, और कंडक्टिविटी सेल में हमने सॉल्यूशन को डाल दिया। तो अगर कंडक्टिविटी सेल की बात करें, कंडक्टिविटी सेल में हमने क्या लिया, प्लेटिनाइट्स, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिए 2, और साथ में वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये वायर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेंथ L हमने फिक्स कर लिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने फिक्स कर दिया। तो मतलब L बाई ए फॉर ए पर्टिकुलर सेल हमने कंडक्टिविटी सेल का फिक्स कर लिया। तो L बाई ए की वैल्यू हमने एक कांस्टेंट बना ली, फॉर ए पर्टिकुलर सेल L बाई ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसे बोलेंगे हम सेल कांस्टेंट और G स्टार। तो हमारा हो जाए कप्पा 1 बाई आर इंटू जी स्टार। अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी सेल को यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, 3 और रेजिस्टेंस होती है, R4 R3, और ये जो R1 रेजिस्टेंस है ये है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। आपने गैल्वेनोमीटर यूज किया होगा, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब याद रखना हमारा जो R1 बाई R2 होता है वो R3 बाई R4 के इक्वल हो जाता है। आप इससे क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, R2 निकाल लोगे इस फॉर्मूला से व्हीटस्टोन ब्रिज से, और आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कप्पा इक्वल टू जी स्टार, ये सेल का वैल्यू आपको पता है सेल कांस्टेंट का, और डिवाइडेड बाय R की वैल्यू आप यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज से फाइंड करके डाल दोगे, आपको पता चल जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, लैम्डा एम की। ये याद रखना कैपिटल लैम्डा है। मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया तब कंडक्टेंस को बोला मोलर कंडक्टिविटी। और याद रखना लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी का जो हमारी यूनिट है वो है मोल्स पर लीटर, और यूनिट ऑफ लैम्डा एम इज इक्वल टू सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब याद रखना जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन मतलब आप वाटर ऐड करते हो, जो कंडक्टिविटी है याद रखना वो कंडक्टेंस के इक्वल होता है। जब आपने सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तब हम कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस के इक्वल मानते हैं। सपोज आपने क्या कर दिया, इसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने से क्या हो जाएगा, सपोज इस ओवरऑल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, कि तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो जैसे आपने ज्यादा वाटर डाला तो आयंस क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दूर दूर जाने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। सपोज आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ऑलरेडी मोलर कंडक्टिविटी हाई होगी, हमने रिलेशनशिप लिया अंडर रूट ऑफ सी। जैसे जैसे आप वाटर ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे मूव करेंगे तो याद रखना जो आयंस होती हैं वो सेपरेट होने लग जाती हैं, जैसे K प्लस और Cl नेगेटिव की, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यहाँ तक पहुंच जाएगा, हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक ऐसा हमें पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी और कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे हमने डी बाई हैकेल इक्वेशन, ऑन-सेंकर इक्वेशन से बनाया, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ऑफ ए अंडर रूट ऑफ सी। ठीक है, और ये जो A है ये कांस्टेंट है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अगर हमारे पास NaCl है, दोनों के वैलेंसी 1 है तो 1 1 बोल देंगे। CaCl2 का +2 है, -1 है तो 2 1, और MgSO4 में +2 -2 ये हो जाएगा 2 2। सपोज आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH। सपोज इसमें आपने वाटर डाला, वाटर अगर आप डालोगे तो याद रखना मोलर कंडक्टिविटी सडनली क्या होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आयंस जो होते हैं सेपरेट होने लग जाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लग जाती है। बट आप इसकी ये जो ग्राफ है दोनों पैरेलल होने लग जाते हैं, बट आप इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्राफ क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं कॉलरेश लॉ। कॉलरेश लॉ क्या बताता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इट इज सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द Cl। ठीक है, तो इसका मतलब क्या
कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करते हो, इनफाइनाइट डिल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि आयंस बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो दोनों जो आयन सेपरेट हुआ है उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैच करती है। ठीक है, तो सपोज आपके पास है लिमिटिंग मोलर CH3COH, जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हम इन दो आयंस को सेपरेट कर सकते हैं, CH3CO नेगेटिव H+। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं जिसमें कॉमन आयन है, जैसे CH3CO Na में CH3CO है और HCl में H+। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइट को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, और जो अनकॉमन आयन है जैसे NaCl उसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या फाइंड कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सिमिलरली अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो होता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है तो ये होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और C हमारी हो जाती है कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर सकते हैं, डीकंपोज कर सकते हैं और उसको ब्रेक कर सकते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। आप उसका एक्वस सॉल्यूशन और उसको अगर आप मेल्ट करके उसके मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिसोसिएट कर सकते हो और डिकंपोज कर सकते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड, कितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इसमें सिंपली ये बताता है कि अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगा और कम इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो कम केमिकल रिएक्शन होगा। और केमिकल रिएक्शन को आप मेजर कैसे करते हो कि कितना सब्सटेंस क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है और लिबरेट हो रहा है एट द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच गेट डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, इट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। तो जितना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा अगर आप उतना ज्यादा क्या करो, चार्ज पास करोगे। और यू कैन राइट W इज इक्वल टू ZIT, जो Q है चार्ज हो जाता है करंट इनटू टाइम के इक्वल, और Z है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Z की वैल्यू किसके इक्वल होती है, याद रखना, इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस बाय 96500, और इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय आयन। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्विवेलेंट वेट को, सपोज आपके पास सोडियम है, सोडियम प्लस की फॉर्म में होता है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसका +1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक मास विच इज 23, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन 1, तो 23 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, इसका वेट हो रहा है 24, मैग्नीशियम 2+ की बात कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 24 डिवाइड बाई 2 12 हो जाएगा। एल्यूमिनियम 3+ क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन 27 डिवाइडेड बाय 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप कितने इलेक्ट्रॉन गेन करा, आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हो, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा W वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट, मोलर मास, M एटॉमिक वेट, I करंट इन एम्पियर, T टाइम इन सेकंड, एंड इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इनटू 96500। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ की बात करेंगे। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सपोज आपके पास 2-3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और सब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, ठीक है, आर प्रोपोर्शन, तो उनका जो सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो वेट ऑफ 1 डिवाइड बाय वेट ऑफ 2 इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 और 2। इसको हम ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज आपके पास सॉल्यूशन है Na का, मैग्नीशियम है N, एल्यूमिनियम का, 3 डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक में Na+ की आयंस होगी, एक में मैग्नीशियम 2+ और तीसरे में क्या होगा, एल्यूमिनियम 3+ की आयंस होगी। तो जितना अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो जो सब्सटेंस लिबरेट होगा उनका जो वेट होगा दैट विल बी द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट। मतलब सोडियम का इक्विवेलेंट वेट होता है 23 डिवाइड बाय 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मैग्नीशियम का 24 बाय 2 12, एल्यूमिनियम का 27 डिवाइड बाय 3 9। तो जितना सब्सटेंस लिबरेट होगा उसका रेशियो क्या होगा, 23:12:9। तो ये था हमारा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे और रिएक्शन इन्वॉल्व। आपके पास है मोल्टन NaCl, तो सिर्फ इसमें 2 आयंस प्रेजेंट है, तो जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाएगा, और क्लोराइड आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करके लूज करके बना देगा हमारा क्लोरीन, वो लिबरेट होगा एनोड में। सपोज आपके पास एक्वस सॉल्यूशन, सपोज एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आपके पास ज्यादा आयंस हो जाएंगी, तब आप चेक करोगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो क्या करता है, कैथोड में रिडक्शन करता है,
तो हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड पे जाता है। तो क्लोरीन यहाँ पे बना देगा Cl2 क्लोराइड आयन, ठीक है। बट एक्चुअल में जब हम देखा कि जो वाटर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जो वाटर था वो ऑक्सीजन रिलीज करना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या हुआ, क्लोराइड ने क्या किया, क्लोरीन रिलीज किया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज रिलेटिवली स्लो, काफी स्लो प्रोसेस है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज भी कहते हैं। ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन अकर एट द एनोड प्रेफर्स टू द वाटर। सिमिलरली अगर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 है, यहाँ पे H2 रिलीज होता है कैथोड में, वाटर होता है एनोड पे, रिएक्शन ये हमारी है, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाता है, वाटर क्या करता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन करता है। और अगर आपके पास कंसंट्रेटेड है तो यहाँ पे क्या होगा, H2 रिलीज होगा और यहाँ पे रिलीज हो जाएगा H2O8 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, SO4 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा H2O8 2 नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैटरी की। बैटरी एक डिवाइस है जो क्या करता है, इट विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी बैटरी की। प्राइमरी बैटरी क्या होता है, दीज सेल्स वन एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, तो इन सेल्स को हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। और प्राइमरी बैटरी में सबसे पहले हम बात करेंगे लैग्रांज सेल की, और इसे हम बोलते हैं ड्राई सेल। याद रखना इसमें क्या होता है, जो कार्बन की रॉड होती है वो ग्रेफाइट की रॉड होती है, वो कैथोड की तरफ काम करती है, और जो पूरा कंटेनर होता है वो क्या होता है, जिंक कप का, वो होता है एनोड। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है MnO2 कार्बन प्लग एंड NH4Cl पेस्ट। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक कन्वर्ट होता है Zn+2+ में एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और कैथोड में क्या होता है, MnO2 NH4+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है MnOOH NH3। इस सेल का वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट और ये यूज होता है ट्रांजिस्टर एंड रेडियो में। सेकंड टाइप ऑफ प्राइमरी बैटरी है हमारा मर्करी सेल। मर्करी सेल में हमारा क्या होता है, एनोड होता है, यहाँ पे कैथोड होता है, एक सेल होता है छोटा सा, इसमें क्या होता है, सेपरेटर होता है ताकि एनोड और कैथोड को सेपरेट कर पाए। जो एनोड होता है जिंक एमलगम होता है, मतलब जिंक और मर्करी का अलॉय होता है। कैथोड होता है पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन पाउडर। इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH एंड ZnO। एनोड पे क्या होता है, जो जिंक एमलगम है वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म करता है ZnO, वाटर एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और कैथोड में रिडक्शन होता है, जो HgO है वो वाटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है Hg एंड 2OH नेगेटिव। ये ओवरऑल रिएक्शन है। याद रखना इसकी वोल्टेज होती है 135 और ये जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी फ्लक्चुएट नहीं करती। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे यहाँ पे हमारा क्या, सॉलिड 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 लिक्विड, तो देयर इज नो आयंस आर इन्वॉल्व। कहाँ पे कोई भी आयंस ओवरऑल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, और आयंस इन्वॉल्व नहीं रहने की वजह से जो इसकी वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहती है। याद रखना जो मर्करी सेल है इसे हम यूज करते हैं हियरिंग एड में एंड वॉचेस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल सेल विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी की। लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, जो एनोड होता है वो कनेक्टेड होता है रॉड्स, वो क्या होता है हमारा लेड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और कैथोड क्या होता है, लेड पैक्ड विद द लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड बनाता है हमारा कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा 38% ऑफ H2SO4। अब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, मतलब जब ये सेल यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो तब क्या होता है, एनोड पे जो लेड है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड में PbO2 सल्फेट आयन H+ और इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है PbSO4 एंड H2O। तो ये था नॉर्मल रिएक्शन। जब आप इसको क्या करते हो, रिवर्स रिएक्शन करते हो, जब आप इसको सेल को चार्ज करते हो तो क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। PbSO4 क्या करता है, लेड में कन्वर्ट हो जाता है एट द एनोड। सिमिलरली PbSO4 जो है वो क्या होता है, कैथोड पे PbO2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन होती है और हमें एसिड क्या होता है, वापस मिल जाता है। तो यूजेस क्या है इसके, ये यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में एंड पावर इन्वर्टर्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे निकल कैडमियम बैटरी। ये भी एक सेकेंडरी बैटरी है। इसमें क्या होता है, जो कैडमियम है वो एनोड की तरफ काम करता है और मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2 विल एक्ट एज ए कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा KOH का सोल्यूशन। इसमें हम ओवरऑल रिएक्शन दिया, कैडमियम NiOH3 के साथ कंबाइन करके बनाता है CdO NiOH2 प्लस H2O। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो इसकी लाइफ है इट्स लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज। लेड स्टोरेज से ज्यादा इसकी लाइफ होती है, बट एक प्रॉब्लम होता है, इट इज एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल क्या है, इट इज ए गैल्वेनिक सेल इन विच chemical energy from the combustion of fuels like hydrogen
मीथेन और मिथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम जो एनर्जी मिलती है कंबशन से फ्यूल की और उस एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हम फ्यूल सेल बना सकते हैं। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कॉन्टिन्यूसली फीड, आप कॉन्टिन्यूसली रिएक्टेंट दे सकते हो और प्रोडक्ट को आप रिमूव करोगे तो ये सेल काम करता रहेगा। हम बात करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की, और ये सेल यूज हुआ था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, याद रखना दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, हमारे पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में हम एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस बबल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्वस NaOH, और इसमें कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं प्लेटिनम का कैटलिस्ट। तो रिएक्शन बात करेंगे, एट कैथोड क्या होता है, ऑक्सीजन वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा रिडक्शन होता है, हमारा बनता है 4OH नेगेटिव। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जो हमारा हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोलाइट के साथ OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके 4H2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है। ओवरऑल आप रिएक्शन देखोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, वाटर। तो ये था हमारा फ्यूल सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोजन की। कोरोजन क्या, इट्स ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है मेटल ऑक्साइड में, और एनी अदर सॉल्ट में ऑक्सीडाइज हो सकता है, और वो एक लेयर बनाता है ऑन द मेटल सरफेस। तो एक कोटिंग बनती है मेटल सरफेस पे। तो जो रस्टिंग होता है, याद रखना वो किस पे होता है, आयरन में होता है, और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। सबसे पहले एनोड पे क्या होता है, जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, Fe2+ बनाता है, और इसका E0 है -0.44V। कैथोड पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो H+ की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वाटर बनाता है, और इसका E0 है 1.23। अब याद रखना ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहाँ से लेता है, H+, जो CO2 है वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3, और कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो H+ रिलीज करता है, वही H+ यूज करता है। ओवरऑल रिएक्शन होता है Fe+O2 4H+ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Fe2+ एंड H2O। हमें पता है E0 फाइंड करते हैं कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.67 वोल्ट्स। नेक्स्ट अब हमारा क्या होता है, जो हमारा फेरस आयन है वो फर्दर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो सकता है और बनाता है हमारा रस्ट, और रस्ट होता है हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच इज Fe2O3x H2O। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले बैरियर मेथड में हम पेंट लगा सकते हैं जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वी कैन यूज बिस्फिनॉल जो मेटल की सरफेस को प्रोटेक्ट कर सकता है, और वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, हम ज्यादा रिएक्टिव मेटल यूज करते हैं, मैग्नीशियम लाइक जिंक। ये जो मेटल है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।